जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, वेलकम टू शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म। शिवम स्टडी परिवार आप सभी भाइयों एवं बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को सीटेट का प्रैक्टिस सेट कराने के लिए जा रहे हैं और हमारा जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने के लिए जा रहा है सीटेट दिसंबर 2024, 15 दिसंबर को इसका एग्ज़ाम है सीटेट का। तो उसी एग्ज़ाम को मद्देनज़र रखते हुए हम आप लोगों को जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, PYQ हैं, उन सभी को हम आप लोगों को रिवाइज करा रहे हैं अपने इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। तो हम अभी साइकोलॉजी, हिंदी और EVS इन 3 सब्जेक्टों के आप लोगों को लगातार प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। जितने भी अभी तक सीटेट ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे हैं, तो शुरू से लेकर के एंड तक दोस्तों हम आप लोगों को सभी क्वेश्चन आपको वो करा देंगे। और आप लोगों से हम बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें साइकोलॉजी का प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। 6 क्लासें हो चुकी हैं, आज ये हमारी 7वीं नंबर की क्लास है। और जो भी भाई बहन नए जुड़े हों उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आप लोगों ने अभी तक अगर प्रैक्टिस सेट नहीं लिया है, आप लोग यूथ का प्रैक्टिस सेट लीजिएगा, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रहते हैं सीटेट के, वो प्रैक्टिस सेट आप लोग लीजिएगा और घर पे आप लोग वहां पर उन प्रैक्टिस सेटों को लगाइएगा और यहाँ पर मेरे साथ इसका रिवीजन कीजिएगा। इससे आपकी जो तैयारी है वो बहुत ही मजबूत तैयारी आपकी हो जाएगी और आप लोग एकदम अच्छे से यहाँ ट्रेंड होके जाओगे। यहाँ से कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो आइएगा आप चलते हैं अपनी क्लास की ओर। इससे पहले अगर दोस्तों अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को, अपने इस परिवार को अगर ज्वाइन नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों आप लोग इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप लोगों तक इसका पहुंचता रहे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लाइक करके अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। तो आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1, आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 आइएगा देखते हैं। बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमने आपको पहले ही बता दिया कि ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं और सीटेट 2019 में इसकी जो 7 जुलाई 2019 को दोस्तों ये पेपर हुआ था, तो वही हम ये क्वेश्चन आप लोगों को करा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? संरचना मतलब जो नीचे ऑप्शन में दी गई उनकी बात कर रहा है। तो ए ऑप्शन पे आते हैं। क्या कह रहा है हमारा ए ऑप्शन? समावेशी शिक्षा, बी पृथक्करण, और सी मुख्यधारा शिक्षण, और डी एकीकृत शिक्षा। आइएगा दोस्तों, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वो क्या कह रहा है? ठीक है, तो आप लोग फटाफट इसका आंसर दीजिएगा। तो सभी को मालूम है, ये तो बहुत ही सरल आंसर है, कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही समझाने की ज़रूरत है। यानी कि ये समावेशी शिक्षा है, इसके बारे में, समावेशी शिक्षा के बारे में ये वकालत करता है। क्या? राइट टू एजुकेशन 2009। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इस अधिनियम के द्वारा समावेशी शिक्षा के अंतर्गत वे सभी बालक जो 6 से 14 वर्ष तक की आयु पूरा करते हैं, चाहे वे अलाभान्वित समूह के बालक हों, दुर्लभ वर्ग के बालक हों, निःशक्त बालक हों या अन्य किसी अधिगम अक्षमता से ग्रसित बालक हों, सभी को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।
धातव्य है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांग बच्चों के लिए 6 से 18 वर्ष की आयु तक मुफ्त शिक्षा के अधिकार की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है कि जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009 वो समावेशी शिक्षा की वकालत करता है, यानी कि उसमें चाहे गरीब हो, रईस हो, विकलांग हो, कुछ भी हो, सभी को समान रूप से शिक्षा दी जाएगी 6 से 8 वर्ष। ठीक है, 6 से 14 वर्ष, सॉरी दोस्तों। आइए आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, डैश यह विचारधारा है। जो डैश में दोस्तों ये विचारधारा भरी जाएगी। ठीक है, ऑप्शन जो हम दिखाएंगे आप लोगों को, तो आप लोग उन ऑप्शनों को वहाँ पर भरिएगा। तो डैश यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। दोस्तों आप लोग एक बात याद रखना कि ये सीटेट है। आप लोगों ने अगर किसी नोट्स के चक्कर में पड़ गए कि हम नोट्स को रट लेंगे और एग्ज़ाम दे करके आ जाएंगे और हम पास हो जाएंगे, तो आप लोग भूल जाओ दोस्तों। आप लोगों के यहाँ बहुत बड़ा पछतावा होगा आप लोगों को। तो आप लोग बस ये हम जो बता रहे हैं आपको तैयारी करने का तरीका, सीटेट निकालने का तरीका, हम आपको वो तरीका बता रहे हैं जो एक बेहद सरल तरीका है, और सरल तरीका के साथ साथ क्वेश्चन आते भी वही हैं जो हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लगाएं, क्योंकि सीटेट वाला वही क्वेश्चन घुमा फिरा के रखता है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा एंड तक। आज ही की क्लास में देख लो आप, 10 क्वेश्चन हैं, हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं। तो आप लोग ये देख लेना कि 10 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपस में मेल खा रहे हैं, बिल्कुल सेम लगेगा कोई कोई क्वेश्चन तो। और जो भी भाई, बहुत से भाई हम जानते हैं, बहुत से भाई ऐसे भी हैं इस हमारे अपनी क्लास में, यहाँ पर अपने परिवार में, शिवम स्टडी परिवार में बहुत से भाई ऐसे हैं जो कंटिन्यू क्लास ले रहे हैं। तो उनको ये मालूम है कि क्वेश्चन, बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं कि बिल्कुल आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन ही सेम है, थोड़ा ऑप्शन वो हटके रख रहा है। तो उन लोगों को ये मालूम पड़ गया होगा, या आप लोग अपने घर पे जो यूथ का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं, आप लोग उन क्वेश्चनों को लगा रहे होंगे। तो आपको ये लग रहा है कि सीटेट वाला वही क्वेश्चन घुमा फिरा के बार बार रख रहा है। ठीक है, तो वहाँ पर आप याद कीजिएगा, मेरे साथ अपना कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर कीजिएगा, क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन सामने आएगा, आंसर तो हम दिखाएंगे नहीं आपको, वहाँ पर तो आपका आंसर सामने रहेगा किताब में। तो फिर बगैर आंसर देके क्वेश्चन को पढ़ के आप मुझे आंसर देंगे, तो बेस्ट, जब हम आंसर को बताएंगे तो आंसर अगर आपका सही निकलेगा तो आपके अंदर एक अलग ही खुशी होती है दोस्तों। ठीक है, जो सही से पढ़ाई कर रहा है उनके लिए बात कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक अलग ही खुशी पैदा होती है कि चलो मेरा आंसर सही गया। तब उस स्थिति में आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। ठीक है, ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, डैश, पहले से ही इसमें आपको कुछ भरना है, जो ऑप्शन दिए गए हैं वहाँ से। यह विचारधारा है कि सभी बच्चों को एक नियमित विद्यालय व्यवस्था में समान शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो। क्या क्या ऑप्शन है, ए मुख्य धारा, बी विशेष शिक्षा, और सी बहुल सांस्कृतिक शिक्षा, और डी समावेशी शिक्षा। दोस्तों एक ही ये पेपर वही है, ये पेपर 7 जुलाई 2019 का पूरा पेपर है ये सीडीपी का, और ये अपना 1 to 5 का पेपर है। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हम आप लोगों को दिखा दें, एक बार आप लोग यकीन न मानो, पहला क्वेश्चन भी समावेशी कक्षा के बारे में, शिक्षा के बारे में पूछा गया। समावेशी शिक्षा भी होती है, समावेशी कक्षा भी होती है। ठीक है, आप लोग ये मत समझना। और दूसरा क्वेश्चन ये भी किसके ऊपर है, समावेशी शिक्षा के ऊपर। ठीक है, तो इसका आंसर भी हमारा समावेशी शिक्षा है। एक बार हम आप लोगों को समावेशी शिक्षा के बारे में बताते हैं। समावेशी शिक्षा
का तात्पर्य ये है, आप लोगों को बिल्कुल उदाहरण दे करके बताते हैं। जैसे एक क्लास है, 1 to 5 की क्लास है। 1 to 5 में चाहे कोई सी भी आप ले लो, कक्षा 1, 2, 3, मान लो कक्षा 3 की बात करते हैं हम, तो उस कक्षा में बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो होशियार हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो उनसे थोड़ा उनका आईक्यू लेवल थोड़ा कम है, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल ही नील हैं पढ़ने में। ठीक है, तो मतलब सभी तरह का बच्चा बैठा है वहाँ पर, कुछ थोड़ा अपंग टाइप का भी बैठा है। ठीक है, तो हर तरह का बच्चा बैठा है। लेकिन समावेशी शिक्षा ये कहती है, समावेशी शिक्षा का मतलब ये है कि उसमें जो हर तरह का बच्चा बैठा है, आप टीचर को बता रहा है, टीचर के प्रति वो इशारा कर रही है समावेशी शिक्षा, कि आप लोग उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपनी क्लास को चलाइएगा, पढ़ाइएगा क्लास में। मतलब सभी को साथ लेकर के चलिएगा, एक समावेश करके चलिएगा, भाई समावेशी शिक्षा कहलाती है। ऐसा नहीं करना कि होशियार है उसे पढ़ाते चले जाओ और जो नील है उसे छोड़ते चले जाओ। दिमाग में ये रखिए कि कौन ऐसे मूड मारे तब ऐसे समझाए। तो ये समावेशी शिक्षा का वहाँ समावेशी शिक्षा का ये रूल नहीं लागू होगा। तो मुझे आशा है कि आप लोग समावेशी का मतलब समझ चुके होंगे। आएगा क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग देखो 2 ही क्वेश्चन में सेम मिल गया आपको, समावेशी शिक्षा। तो आप लोग बस मुझ पर विश्वास कीजिएगा। भले ही देखो आपको कम पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये लगेगा अरे मुझे कुछ भी नहीं पढ़ा, नंबर क्या आएंगे। अरे कहते नहीं है कम खाओ और अच्छा खाओ, कम पढ़ो लेकिन ऐसा पढ़ो वो जो आपके एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। एक शिक्षक को चाहिए कि डैश ए ऑप्शन, वह विशेष संस्कृतियों समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। बी, वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। सी, यह संप्रेषित करे कि वह कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। डी, वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करें। दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में कुछ नेगेटिव पॉइंट भी हैं, लेकिन एक शिक्षिका है क्लास में, शिक्षिका या शिक्षक कोई भी है, उसका क्या दायित्व है क्लास के प्रति, वही यहाँ पर दिया गया है। जो नेगेटिव दायित्व है उसको आप लोग पहले हटाइएगा और फिर इसका मुझे आंसर आप लोग बताइएगा। फटाफट दोस्तों आप लोग मुझे इसका आंसर दीजिएगा। तो हमारा आंसर, जब हम ए पे जाते हैं, वह विशेष संस्कृति समुदायों के बच्चों को बढ़ावा दे। दोस्तों विशेष का मतलब क्या होता है? विशेष का मतलब वो किसी एक संस्कृति पे जोर दे रही है, विशेष का मतलब। जबकि मुझे भाई वहाँ पर अगर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तीनों अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग संस्कृति को मानने वाले बच्चे बैठे हैं, तो क्या हम सिर्फ एक ही किसी धर्म समुदाय को लेकर ही विशेष उस पर जोर देंगे? नहीं। तो ऐसा नहीं, तो फिर हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। मैंने आपसे कहा है ऑप्शनों को काटना सीख जाइएगा। कितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, आपने थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, यही थोड़े थोड़े पॉइंट होते हैं दोस्तों, यही थोड़े थोड़े पॉइंट होते हैं जो मुझे जो हमारा पड़ोसी बैठा होता है ना साइड में एग्जाम में, ठीक है, जिसे हम प्रतिद्वंदी बोलते हैं, वो प्रतिद्वंदी बोले जाते हैं दोस्तों। तो यही छोटे छोटे पॉइंट अगर आपने सीख लिए तो तभी दोस्तों आप लोग उनसे आगे निकलोगे और उनको पीछे छोड़ दोगे। ठीक है, तो जो हम कहें आप लोग बड़े ही गौर से उसको सुनना, वो तरीका अपनाना। यहाँ सुनो तरीका, यहाँ भी अपनाओ। जब अकेले में घर बैठ के पढ़ते हो तो वहाँ भी अपना ये तरीका अपनाइएगा। बी ऑप्शन पे आते हैं। वह विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक विभिन्नताओं तथा विविधता की अनदेखी करे। बताइएगा भाई कैसे अनदेखी करेगी? अलग अलग धर्म के बैठे हैं, अलग अलग समुदाय के बच्चे, भाई कोई भी हो सकता है। क्या उनकी सांस्कृतिक विभिन्नता को वो अनदेखी कर सकती है शिक्षिका या शिक्षक? नहीं कर सकती है।
क्योंकि समावेशी शिक्षा कहती है कि सभी को साथ लेकर के पढ़ाई करो। ठीक है दोस्तों, हम डी पे आते हैं। वह विद्यार्थियों के बीच तुलना को अधिकतम करे। अरे भाई, तुलना कैसे कर सकते हैं? कोई गरीब है, कोई रईस है, कोई ज़्यादा टैलेंटेड है, कोई इतना नहीं है, तो हम उसकी तुलना उससे कैसे करेंगे? समावेश करके हम उन लोगों को पढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये पॉइंट भी हमारा नेगेटिव हो गया और बचा हुआ जो पॉइंट है वो हमारा आंसर, यानी कि वह, देखो, यह संप्रेषित करे कि वह कक्षा कक्ष में सभी संस्कृतियों का सम्मान करती है एवं महत्व देती है। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी बैठे हैं सभी का, जो भाई जिनकी संस्कृति है उनका सभी का सम्मान करती है शिक्षक शिक्षिका एवं ठीक है, एवं उनकी संस्कृति को महत्व देती है। ये ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, मुझे आशा है कि आप लोग, अगर ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ जाए तो आप लोग, शिवम स्टडी परिवार के लोग, उस क्वेश्चन को धुआं धुआं कर देंगे। ठीक है, आइएगा अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी तक दोस्तों आपने क्लास को शेयर नहीं किया है अपने दोस्तों तक, तो प्लीज़ क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो लोग भटक रहे हैं इधर उधर, हम चाहते हैं कि वो लोग इधर उधर ना भटकें और उनको एक सही प्लेटफॉर्म मिल जाए। यहाँ पर यही नहीं है कि सीटेट की तैयारी नहीं कराते हम दोस्तों, आप किसी का भी एग्ज़ाम देने के लिए जाएं, किसी का, हर एक एग्ज़ाम की तैयारी यहाँ पर होती है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, दोस्तों हाँ एक बात हम आपको बताना भूल गए, यहाँ पर संप्रेषित का मतलब यहाँ पर आप लोग समझ रहे हैं, संप्रेषित। ठीक है, तो संप्रेषित का मतलब ये होता है कि जो शिक्षिका है वो आपस में एक दूसरे को संप्रेषण करे, कनेक्ट करे, बच्चों को भी, बच्चों में अपनों को, अपने को बच्चों में, तो यानी कि एक दूसरे जो कनेक्टिविटी होती है, ठीक है, संपर्क होता है, वो ही वही यहाँ पर जो संप्रेषित शब्द कहलाता है। ठीक है, संप्रेषित या संप्रेषण कहलाता है। ठीक है, थोड़ा सॉरी दोस्तों, बताना भूल गए थे बातों बातों में, चलो बता दिया अब हमने आपको। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होते हैं उनका हम एकदम अच्छे से डिटेल में आप लोगों को बता देते हैं, क्योंकि वो अगर वर्ड आपको समझ में आ गए तो साइकोलॉजी बिल्कुल आसान हो जाती है। ठीक है, अब जो पेडागोजी रहती है, हिंदी की पेडागोजी है, संस्कृत की पेडागोजी है, गणित की पेडागोजी है, ठीक है, ईवीएस की पेडागोजी है, वो जितनी भी पेडागोजी है वो इस साइकोलॉजी से ही निकल के गई है। आपने अगर साइकोलॉजी अच्छे से पढ़ ली तो सीटेट में आपके काम हो जाएगा, बहुत अच्छे नंबर लेके आओगे। लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, हम आपके साथ हैं और आप हमारे साथ हैं। हम दोनों मिलकर के अपने परिवार में, अपने परिवार का नाम ऊंचा करेंगे। जब रिजल्ट निकलेगा तब ये नाम, हम सभी के नाम बोलेंगे कि शिवम स्टडी परिवार में कितने कितने बच्चों कितने हाई फाई नंबर आए हैं। आइएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं जब, कब? ए ऑप्शन। बे, बच्चों के बारे में ये कथन कहा गया है कि बच्चे हैं वो प्रभावी रूप से सीखते हैं। कब सीखते हैं? जब। ऑप्शन में क्या है? ए ऑप्शन। वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। बी ऑप्शन। वे श्याम पट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। सी ऑप्शन। वे विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और डी ऑप्शन। शिक्षक कक्षा में होने वाले सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। प्रभावी रूप से कब सीखते हैं बच्चे? ये 4 ऑप्शन हैं और मुझे लगता है कि अब हमारे परिवार के बच्चे हैं वो बहुत ही, इस शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म के बच्चे बहुत ही टैलेंटेड हो गए हैं। वो फटाफट इसका आंसर देंगे, क्योंकि हमने बताया है कि आप लोग नेगेटिव पॉइंट को काटिएगा और पॉजिटिव को रखिएगा। आइएगा दोस्तों, तो सबसे पहले हम ए ऑप्शन पे आते हैं। देखो, कराने को तो मैं क्वेश्चन हल करा दूंगा, क्वेश्चन नंबर 4 जिसका आंसर हो वो टिक लगा, आगे बढ़ा नहीं, इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इससे अच्छा तो आप किताब में ही पढ़ते हैं। हम पहले चारों पॉइंटों का हम इसका पोस्टमार्टम करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों के दिमाग में ये सब कुछ बैठ जाता है।
क्वेश्चन नंबर 4 का हम ए ऑप्शन पे आते हैं। तो ए ऑप्शन दोस्तों हमारा, वे पाठ्य पुस्तक में दिए गए तथ्यों को याद करते हैं। भाई जो मतलब ये रटंत विद्या हो गई, तो बच्चों को याद करवाना, रटवाना, जोर देना पढ़वाने पर, ये निगेटिव पॉइंट है, तो ए कट जाएगा। बी, वे श्यामपट्ट पर अध्यापक के द्वारा लिखे गए उत्तरों की नकल करते हैं। अरे बोर्ड पे टीचर ने कुछ लिखा और बच्चों ने भी उसे देख देख के लिख लिया, तो इससे क्या फ़र्क पड़ा? कुछ प्रभाव पड़ा बच्चों पे? क्या उसके अंतर्गत कुछ सृजनात्मक क्रिया हुई बच्चों के अंतर्गत? नहीं हुई है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम डी ऑप्शन पे जाते हैं। शिक्षक कक्षा में होने वाली सभी घटनाओं व बच्चों को पूर्ण रूप से नियंत्रित करता है। ऐसा तो नहीं है। ऐसा क्या शिक्षक पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लेता है? कभी कभी क्या होता है, शिक्षक थोड़ा हटा, बच्चे उधम मचाने लगे। बताइएगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, थोड़े पढ़ने में निल होते हैं, उनको कितना भी समझाओ फिर भी समझ में नहीं आता है, लेकिन उसे फिर भी जोर दो। ठीक, तो इसलिए ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर सकता है। लेकिन जब सी ऑप्शन पे आते हैं तो देखो, ऑप्शन बच्चे की पढ़ाई के प्रति टीचर के साथ एक सक्रिय भागीदारी होनी चाहिए। टीचर पढ़ा रहा है तो सक्रिय बच्चा एकदम, देखो पढ़ने वाला अगर सक्रिय होगा, सक्रिय का मतलब सभी लोग समझ रहे हैं, पढ़ने का इच्छुक, पढ़ने के लिए एकदम तत्पर तैयार, ठीक है, लड़ाई के लिए एकदम जंग में बैठे हैं, हथियार लिए हुए। ऐसा नहीं कि हम बार बार बोल रहे हैं यार जाओ लड़ाई करके आओ, नहीं, ऐसा नहीं। वो पहले से ही बैठा है कि नहीं मुझे लड़ाई करनी है, वो पहले से बैठा है, कॉपी कलम मुझे पढ़ाई करनी है, सर जो बताएंगे वो हम याद करेंगे, याद करके रहेंगे। इसे कहता है, ये होता है बच्चे का पढ़ाई में सक्रिय होना टीचर के साथ। तो क्वेश्चन वो आंसर हमारा यही कहता है कि बच्चे प्रभावी रूप से सीखते हैं। कब सीखते हैं? जब बच्चा वे विभिन्न गतिविधियों में एवं कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। भाई विभिन्न गतिविधि जो टीचर कराता है उसमें बच्चा सक्रिय हो और सक्रिय रूप होकर के भाग लेता है, तो बच्चे वहाँ पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है उनके सीखने में। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टाइम कितना भी लगे लेकिन समझा के ही पढ़ाऊँगा मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। बच्चों को कक्षा में प्रश्न, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत सरल क्वेश्चन है और आने वाला परीक्षा में क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर बता सकते हैं। ए ऑप्शन, बच्चों को कक्षा में प्रश्न, फिर क्या है, ए पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, बी पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, सी पूछने से रोकना चाहिए और डी पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। आइएगा दोस्तों, आप लोग वही ट्रिक लगाइएगा जो हमने आपको बताई थी। आप लोग क्या करें, नेगेटिव पॉइंट को काटें और पॉजिटिव को आंसर दे दें। तो ए ऑप्शन, पूछने के लिए हतोत्साहित करना। हतोत्साहित का मतलब समझते हो? मतलब उनको चिल्ला करके बैठा देना कि आप प्रश्न नहीं पूछ सकते, बैठ जाओ आराम से, तो वो थोड़ा निराश हो जाएंगे, हतोत्साहित हो जाएंगे। यही होता है हतोत्साहित का मतलब। हर एक वर्ड का मतलब अर्थ आपके समझ में आना चाहिए आपकी अपनी भाषा में, तभी आप उसका आंसर दे सकते हो। तो ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए भाई। अगर कोई सामने वाला प्रश्न पूछ रहा है मुझसे और वो भी बच्चा है मेरी क्लास का, तो क्या भाई, अगर चलो ठीक है हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, कोई सामने वाला बच्चा है, अगर उसका कोई क्वेश्चन है, उसका कोई भी डाउट है XYZ, तो वो मुझसे पूछ सकता है। मेरा कर्तव्य क्या है कि मैं उसे तुरंत जवाब दूं। अगर तुरंत ना दे सकूं तो क्लास ख़त्म होने के बाद हम कमेंट बॉक्स में उसका आंसर तो दे सकते हैं, बिल्कुल देना चाहिए, ठीक है। ना कि उससे ये कहना चाहिए कि आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नहीं कर सकते। नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। हम तो खुला छूट दिए हुए, कमेंट बॉक्स खुली पड़ी है। आप लोग अच्छा, अगर कोई भी तरीका मेरा अच्छा पढ़ाने का नहीं लग रहा है या कोई समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कीजिएगा। मैं तो पहले ही बोल चुका हूँ। तो वही है ए ऑप्शन, पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए। गलत बात, नहीं करना चाहिए हतोत्साहित। तो पूछने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, देनी चाहिए, ये भी गलत है। पूछने से क्या रोकना चाहिए, नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। और डी ऑप्शन है, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, उनको प्रेरणा देनी चाहिए। प्रेरित, उत्साहित करो उनको,
उत्साहित करो, आप क्वेश्चन को पूछो। हम क्वेश्चन को बचाएंगे कब? जब आप उनसे अच्छी भाषा में बात करेंगे और एकदम प्यार से बच्चों से बात करेंगे और बोलेंगे। जब उन्होंने एक क्वेश्चन पूछ लिया तो आप उनसे ऐसे बात करेंगे, बेटा आप कोई भी क्वेश्चन हो आपके समझ में नहीं आ रहा तो आप आइएगा मेरे पास, हम उस क्वेश्चन का आपको जवाब देंगे। तो बच्चा उस एक क्वेश्चन का जब आपने आंसर दे दिया और प्रेम से बोल दिया तो वो प्रेरित हो गया आपके प्रति, क्वेश्चन पूछने के प्रति प्रेरित हो गया। और एक क्वेश्चन उसने पूछा, आपने उसे धमका के बैठा दिया, डरा धमका के, तो दोबारा तीसरा क्वेश्चन बहुत फिर कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं आपसे। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइएगा क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है, मुख्य प्रक्रिया नहीं है क्या, जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता हो। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। ए ऑप्शन पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। सार्थक अधिगम मतलब समझते हैं, सार्थक। ठीक है, तो हम अभी थोड़े इसके बारे में डिटेल में आप लोगों को बताएंगे। तो पुनरावृत्ति एवं अभ्यास ए ऑप्शन, बी निर्देश एवं संचालन, सी अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया और डी कंठस्थीकरण एवं स्मरण। ठीक है, तो भले ही आप इसमें जो सार्थक अधिगम है, सार्थक अधिगम का मतलब जो सरल तरीक़ा से जो पढ़ाया जा सके, अच्छे से जो बच्चे के समझ में आ जाए, वो हमारा सार्थक अधिगम कहलाता है। ठीक है, तो भले ही आपको मतलब इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन हम बार बार आपको पॉइंट बता रहे हैं, डीप पॉइंट है वो। और डीप पॉइंट वो आपको आपके जो आपका पास में जो बैठा है ना बच्चा, आप उससे आपको वो बहुत ऊंचे ले जाएंगे। डीप पॉइंट ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है और वो तरीका हम आप लोगों में कूट कूट के भर देंगे। आइएगा देखते हैं, मुझे इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आ रहा है। ठीक है, प्रक्रिया नहीं वाला क्वेश्चन है ये। कैसा है, नहीं वाला है। तो क्या बच्चों को कभी भी हमने ये कहा कि उनको कुछ कंठस्थीकरण या स्मरण करने के लिए क्या कभी अध्यापक जोर देगा या नहीं देगा, बताइएगा। कभी भी जोर नहीं देगा कि आप पाठ को कंठस्थ करके आओ, स्मरण करके आओ। अध्यापक इन चीज़ों में कभी भी जोर नहीं देगा ये, और हम आप लोगों को ये बहुत बार बता चुके हैं। तो सारी की सारी कहानी छोड़ो और हमारा जो आंसर है वो हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक मुख्य प्रक्रिया नहीं है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित होता है। यानी कि जो कंठस्थीकरण एवं स्मरण क्रिया ऐसी है जिसके द्वारा सार्थक अधिगम घटित नहीं होता है। बाकी की पुनरावृत्ति एवं अभ्यास, भाई बार बार किसी चीज़ को पढ़ाना, अभ्यास कराना, पुनरावृत्ति कराना, ये बिल्कुल सही बात है। तो हमारा ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। और निर्देश एवं संचालन, भाई निर्देश देना और उसको संचालन करना किसी कार्य को, तो ये भी सही है। अन्वेषण एवं पारस्परिक क्रिया, अन्वेषण, ठीक है, तो ये भी सही है। वो गलत हमारा पूछ रहा है तो गलत हमारा डी है, और इसीलिए दोस्तों हमारा डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो गलत वाला पूछ रहा है, इस वजह से डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ऊपर थोड़ा हट गया है। देखो बहुत ही आपने अभी तक 6 क्वेश्चन कर लिए, क्या कोई भी क्वेश्चन कठिन लगा? नहीं कठिन लगा, कठिन क्वेश्चन है ही नहीं। बस उनको आप हम जो डीप पॉइंट बता रहे हैं वो पॉइंट को याद रखो, नेगेटिव को काट दो। हाँ, अगर नेगेटिव ही पूछ रहा है, क्वेश्चन में नेगेटिव ही पूछ रहा है, तब तो आपको नेगेटिव आंसर बताना पड़ेगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्तंभ का के बच्चों को स्तंभ ख में उनकी प्राथमिक विशेषताओं के सही मिलान को प्रस्तुत करता है? ठीक है, तो एक तरफ स्तंभ का दिया गया है और एक तरफ स्तंभ खा दिया गया है। अब इनके मिलान करना है मुझे। भाई ये फर्स्ट है तो फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, इस तरफ मिलान करना है। और दोस्तों ये जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, ठीक है, इनमें आपको बताना है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है,
लेकिन कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन में थोड़ा हम टाइम लेंगे। और ये जो क्वेश्चन है लेवल ज़रूर इसका अच्छा है, लेकिन एग्जामिनर इस क्वेश्चन को करने में टफ क्वेश्चन थोड़ा है, लेकिन वो आपको मौका देता है इसमें। और वो मौका कैसे देता है आइएगा हम इसमें बताते हैं आपको इसके अंतर्गत, कि जब ऐसे क्वेश्चन आ जाएं तो आपको कैसे हल करना चाहिए। आइएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको एक भी मालूम है, एक भी पॉइंट, तो भी ये क्वेश्चन पूरे हल हो जाता है बहुत अच्छे से, बिल्कुल गलत नहीं होता है इसमें, बिल्कुल श्योर नंबर रहता है आपका। तो ए प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली, अब स्तंभ का को स्तंभ खा में मिलाइएगा। प्रतिभाशाली मतलब व्यक्ति जो बच्चा होता है उसकी क्या विशेषताएं होती हैं। धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, मूल संसाधनों के बारे में सोच सकता है, आसानी में से विचलित होने की आदत है, शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से और सीखने की योग्यता। आइएगा, तो ए का क्या है, और अधिगम आसक्तता इसका मतलब क्या है, और सृजनात्मक मतलब क्या है। बहुत बार दोस्तों सृजनात्मक मतलब हम आपको समझा रहे हैं। और अवधान मतलब कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। अब इनको बताइएगा, मिलाइएगा फटाफट दोस्तों आप लोग। ए बी सी डी कौन सा इसका आंसर है। तो फटाफट दोस्तों, तो प्रतिभाशाली, अधिगम आसक्तता और सृजनात्मक और अवधान कमी, अति सक्रियता। तो आइएगा सबसे पहले इसका दोस्तों हम आप लोगों को आंसर बताते हैं कि इसका, जैसे ये कठिन ज़्यादा तो ये आपको टफ लग रहे हैं तो आप लोग कहीं जाना मत आगे पीछे, तो बस इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। बताते हैं हम आप लोगों को कि प्रतिभाशाली होता है बच्चा, ठीक है, इसका हमारा आ जाएगा डी, ए का डी है, यानी कि वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्यता रखता है। भाई जो टैलेंटेड बच्चा होता है वो एकदम बहुत जल्दी सीख लेता है और स्वतंत्र रहता है, एकदम किसी पर डिपेंड नहीं रहता है, वो बहुत ही जल्दी सीख लेता है। क्यों, जो कौन, प्रतिभाशाली। अब हम दो पे आते हैं, किस पे, 2 नंबर पे, अधिगम आसक्तता। इसका मतलब समझते हो, अधिगम आसक्तता मतलब पढ़ने में वो जो बहुत कमज़ोर हो उसी को अधिगम आसक्तता बोलते हैं, पढ़ने में जो बहुत कमज़ोर हो। तो ये धारा प्रवाह पढ़ने में कमी, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, भाई जो कमज़ोर है तभी को एकदम लगातार वो सही से पढ़ नहीं पाएगा, तो धारा प्रवाह में कमी हो जाएगी, तो क्या है, अधिगम आसक्तता के कारण। अब दोस्तों हमने आप लोगों को न जाने कितनी बार सृजनात्मकता का मतलब समझाते हैं, तो आइएगा सृजनात्मकता बी ऑप्शन सही है। मूल समाधानों के बारे में, मूल समाधान, भाई कोई समस्या है वो किस प्रकार से सॉल्व हो सकती है, किस प्रकार से सॉल्व हो सकती है, तो एक से अधिक उसके समाधान के तरीके हम अपने मन में विचार आए कि ये नहीं ये समस्या है, ये नहीं ऐसे होगा, ये नहीं ऐसे सॉल्व होगा, तो वो हमारी जो सोच है वो हमारी सृजनात्मकता सोच है, तो उसी को हम सृजनात्मक कहते हैं। तो यानी कि मूल समाधानों के बारे में सोच सकता है, किससे, सृजनात्मकता से। तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। अब चौथा बचा हुआ है दोस्तों हमारा, चौथा का हमारा सी, जो अवधान कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम। ठीक है, अवधान जो पढ़ने लिखने में जो कमज़ोर होता है वो शीघ्रता से एवं स्वतंत्र रूप से सीखने की योग्य, वो आसानी से विचलित होने की आदत है इन बच्चों में। ठीक है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, तो ए। अब सबसे पहले देखो आप लोगों को हम बता दें कि हम क्या करते हैं। एक तरीका है इन क्वेश्चनों को करने का, बड़े क्वेश्चन है, अगर आप लोगों को ये सब कुछ नहीं मालूम है और आप लोगों को अगर एक ही पॉइंट मालूम है, कौन सा पॉइंट, सृजनात्मकता वाला पॉइंट मालूम है, बाद बाकी कि आप कुछ भी नहीं जानते हो, तो आप क्या करेंगे, या तो शुरू में जाइएगा या एंड में जाइएगा। जैसे यहाँ पर डी है, 3 जगह डी है, तो मुझे कंफर्म ये बात हो गई है कि ए का 100% डी ऑप्शन है। ये सब कुछ हटा के आपको बता देने के बाद फिर से हम थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, समझ लेना आप लोग। ठीक है, ये
देखो डी, इन दोनों में डी है, यहाँ पर भी डी है। समझना, बहुत अच्छे से समझना इसको, क्वेश्चन को। यहाँ भी डी है, यहाँ भी डी है, इसका मतलब इसका सी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, बिल्कुल कन्फर्म है, ये श्योर है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर पे। कहाँ पे आते हैं? दूसरे नंबर पे। सेकंड नंबर पे सी है, दूसरे का सी है और तीसरे का सी है, लेकिन जो अधिगम अशक्तता है तो वो है हमारा ए ऑप्शन सही। ठीक है, ए ऑप्शन सही है इसका, अधिगम अशक्तता धारा प्रवाह। अगर चलो आप अगर मेरी बात सुनो, आप अगर यहाँ पर भी अटक रहे हैं तो कोई बात नहीं, इसे इस यहाँ पर सेकंड नंबर को छोड़ दो। अब हम जाते हैं थर्ड नंबर पे। किस पे? थर्ड नंबर पे। तो थर्ड नंबर में हमारा अब तीनों ये लेते हैं, तो मुझे मालूम है कि थर्ड नंबर में बी है और यहाँ बी है, तो ए तो थर्ड नंबर में है नहीं, क्योंकि सृजनात्मकता का हमने आपको बहुत बार बताया है कि जो कोई भी समस्या है तो उसके बारे में सोचना, आप सोच के भी समझ सकते हो सृजनात्मकता। तो आपको ये तो श्योर है ना कि तीसरे का बी, तो तीसरे का बी, तीसरे का बी, यहाँ तीसरे का ए है, तो हमारा बी ऑप्शन कट गया कि नहीं कट गया, ये बताओ पहले। बी ऑप्शन कितनी आसानी से हमने काट दिया, क्योंकि मुझे अच्छे से मालूम है कि तीसरे का बी है। अब हम जाते हैं, अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे हैं, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। अब आइएगा चौथे नंबर पे आते हैं हम। अब या तो दूसरे का सी है तो हमारा डी सही हो जाएगा, या चौथे का सी है तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम दो में कन्फ्यूजन है, आइएगा देखते हैं। तो अधिगम अशक्तता, आपको इसका मतलब थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि अधिगम अशक्तता मतलब बच्चा जो पढ़ने में कमज़ोर हो वो क्या करेगा, वो मतलब धारा प्रवाह में कमी। तो आप इतना थोड़ा बहुत तो आप मतलब सेंस, रॉकेट सेंस लगा सकते हो ना, बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, और ये 4 है, अवधान कमी अतिशक्तता व्यक्त क्रम। ठीक है, अगर आप इसको नहीं समझ सकते हैं लेकिन अधिगम अशक्तता को समझ सकते हैं तो एक सेकंड का आप ए लगा दोगे, क्योंकि ये धारा प्रवाह पढ़ने में कमी होती है जो अधिगम अशक्तता वाले बच्चे होते हैं। तो इस हिसाब से आपका डी ऑप्शन कट जाएगा और आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगा समझाने में, लेकिन मुझे आशा है कि आप लोग, देखो ऐसे क्वेश्चन और आए तो आप लोग इस तरह से करना, ये ट्रिक है, ये ट्रिक है तो इन क्वेश्चनों को करने की। अगर मालूम है तो कोई बात ही नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। बच्चों की गलतियां, ए ऑप्शन बार बार अभ्यास करने के लिए कहे का तुरंत सुधार देनी चाहिए। बी, जो बच्चे गलती करते हैं उसी के बारे में हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की गलतियां ए बार बार अभ्यास करने के लिए कहे का तुरंत सुधार देना चाहिए। बी, अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। सी, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन है। डी, प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कितना बहुत इम्पोर्टेंट, और इसका आंसर भी बहुत सरल है। क्वेश्चन तो सरल है ही है भाई। बच्चे गलतियां जो करते हैं कि बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार नहीं, आप लोग भाई तुरंत कैसे सुधार दोगे बच्चों की गलतियां, धीरे धीरे करके सुधरेंगी। ठीक है, तो हमारा ए ऑप्शन गलत हो जाएगा। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में महत्वहीन नहीं, कहते नहीं है कि भाई जो काम करेगा या जो पढ़ेगा उससे तो गलती होगी, निकम्मों से गलती नहीं होती है। ठीक है, और डी, प्रदर्शित करती है कि बच्चे कितने लापरवाह, ये भी गलत है भाई। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है ना। देखो जो गलतियाँ होती हैं वो अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। आप मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं तो कभी कभार क्या होता है कि क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं कि आप लोग अंदर से हीन भावना होकर के बैठ जाए, नहीं, आप एक नया तरीका फिर सोचेंगे आखिर ये क्वेश्चन कैसे निकलेगा। ठीक है, तो वो आपका अधिगम का एक भाग है कि आपने एक नया तरीका उस क्वेश्चन को हल करने का निकाल लिया। किसके माध्यम से? जब गलती हुई तब। अगर गलती ना होती तो आप ऐसा नहीं करते। तो वही ऑप्शन कह रहा है कि जो गलती है वो अधिगम का एक भाग है तथा उन्हें विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है, सोचने की आपकी। ठीक है, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन सही। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 40-45 मिनट की क्वेश्चन क्लास लेंगे दोस्तों उसके बाद। और क्वेश्चन नंबर 9, मूल्यांकन को ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए।
बी केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के तथा लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए, और डी एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए। मूल्यांकन बताइएगा दोस्तों फटाफट। तो इसका हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए क्या? मूल्यांकन, ए ऑप्शन। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डैश है। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार कॉमा अधिगम डैश है, क्या है? एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, बी जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, सी अनुभव के परिणाम के स्वरूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया, डी एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 10, इसका आप लोग मुझे फटाफट आंसर दीजिएगा। और अगर आपने थोड़ा सा भी पॉइंट पकड़ लिया तो मुझे आशा है कि आप लोग ये क्वेश्चन 100% श्योर इसे सही कर दोगे। हमने आपको बताया था कि सक्रिय बच्चे का सक्रिय रहना, और बात किसी की कर रहा है? अधिगम की, पढ़ाई लिखाई की। और संरचनात्मकता दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम की बात कर रहा है, तो अधिगम में बच्चा कैसा होना चाहिए? सक्रिय। तो सक्रिय इसका कहीं और भी लिखा है? ऑप्शन बताइएगा। सक्रिय एक ही जगह लिखा है, डी ऑप्शन। तो हमारा एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है क्या? संरचनात्मक दृष्टिकोण, ठीक है, के अनुसार अधिगम है एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया। थोड़े थोड़े पॉइंटों को दोस्तों आप लोग याद रखना। हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग एकदम लंबी लाइन याद करो, नहीं। हम थोड़ा मतलब ऐसा कम खाएंगे लेकिन अच्छा खाएंगे, थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन वो पढ़ेंगे जो एग्ज़ाम में आता है। 100% आपको ये रखा हुआ मिलेगा। आप लोग बताना कमेंट बॉक्स में, 10 क्वेश्चन हो गए हैं, क्या ये 10 क्वेश्चन कोई तोप थी क्या जो आप लोग इसे नहीं कर पाते? बताइएगा। बस थोड़ा बस समझने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है, और उसके लिए हम तैयार हैं आप लोगों को समझाने के लिए। ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों, जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो तब तक अपने परिवार से जुड़े रहिएगा, और अपने इस परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा कीजिएगा। अपने भाई बहनों को, अपने दोस्तों को इस परिवार से ज़्यादा जुड़िएगा, जिसके लिए दोस्तों आपको इस क्लास को शेयर करना पड़ेगा। तो अभी और इसी वक्त क्लास को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।